की पानी की 17 बोतलों तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। जग में लीटर में कुल कितना द्रव है? तो तुमको जो द्रव दिया है वो मिलीलीटर में दिया है। किसमें दिया है? लीटर। इसको किसमें बदलना है? लीटर में। पहले क्या करना है? सबको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? 300 ml कितना है? 17 बोतल में है, तो 17 बार 300 ml है, तो 17 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 17 दिया 51, तो ये 51 का हो गया ml, ठीक है। उसके बाद 130 ml जूस की 30 बोतलें हैं, यानी कि 130 ml को हम गुणा करेंगे किसमें? 30 में, और इसको गुणा करके क्या आएगा? 13 दिया 39, 13 दिया 39, 2 जीरो बनेगा, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, हो गया ये 39 का। उसको हमें जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये दोनों संख्याओं को जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा? बताओ। 1 हासिल हुआ तो 9 आ गया। 9000 मिलीलीटर है, तो 9000 मिलीलीटर माने कितना लीटर? 9 लीटर, क्योंकि 1000 मिलीलीटर माने 1 लीटर होता है, तो 9000 मिलीलीटर माने 9 लीटर, तो आंसर तुम्हारा बी हो जाएगा 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है 20.0925 का सरलतम भिन्न रूप लिखना है। इसमें दिए गए ऑप्शंस हैं 803.7/400, बी 8037/200, सी 8037/400 और डी 8037/4000। इसमें से सही ऑप्शन चुनना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। किसी भी दशमलव संख्या को पहले भिन्न रूप, इसका भिन्न रूप पूछा है ना, और वो भी सरलतम, सबसे छोटा भिन्न रूप। भिन्न रूप में बदलने के लिए हमको क्या करना है? डेसिमल के बाद दी हुई संख्या में कितने अंक हैं उसको गिन लेना है। तो 20.0925 में दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। हम दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? पहले दी हुई संख्या को बिना दशमलव लगाए लिखेंगे, और उसके बाद इसके नीचे क्या लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे? 1। और 1 के आगे 0 लगाएंगे। कितने 0? जो दशमलव के बाद के अंक हैं उतने 0। कितने अंक हैं? 4। तो कितना 0 लगेगा? 4 0। अब इसको हमें सरलतम रूप में बदलना है, क्योंकि हमें खाली भिन्न नहीं पूछा, हमें सरलतम भिन्न पूछा है, ठीक है। तो सरलतम भिन्न के लिए हम इसको काटेंगे, तो काटते हैं तो क्या करते हैं? भाग देते हैं। या तो किसी एक संख्या से दोनों को भाग देंगे, या फिर सीधा इससे इसको भाग दे देंगे, है ना। तो इससे इसको भाग अगर सीधा देंगे तो यही आ जाएगा दशमलव में, तो हमको वो नहीं करना, हमको क्या करना है? इसको काटना है। तो काटेंगे तो क्या होगा? 5 से काटते हैं, क्योंकि ये इकाई में 0 और 5 जब होता है तो दोनों संख्याएं 5 से कटती हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? 5 दूना 10, तो ये 10 की जगह 2 आ गया, और बाकी 3 0 हो गए। फिर ये भी 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, है ना। फिर एक 0 है, फिर 9 है, तो 5 1 5, 4 बचा 42 हुआ, 5 8 40, और 25 बचा, तो 5 बचे 25। क्या ये दोनों फिर से 5 से कटेंगे? कटेंगे, क्योंकि ये 0 है इकाई में और यहाँ इकाई में 5 है। तो इकाई में 5 और इकाई में 0 होता है, तो दोनों संख्या 5 से कट सकती है। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, और 2 0 बचा, तो 2 0 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। और 5 से इसको काटेंगे, 5 8 40, उसके बाद 1 बचा, है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। फिर 8 भी उतर जाएगा, तो 18 हो जाएगा, तो 5 दिया 15, 18 में से 15 गया, 3 बचा, 5 मिला के 35 हो गया, 5 करके 35, तो यहाँ 7 आ गया। तो तुम्हारा आंसर क्या आया? 8037/400। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ध्यान से देखिए, हाँ, इसीलिए तो ऐसे ऑप्शन दिए जिसमें मामूली अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। तो ये ध्यान से पढ़ोगे ऑप्शंस, और उसके बाद तुम सेलेक्ट करोगे सही आंसर, समझ आ रहा? क्वेश्चन नंबर 43 है सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। वह 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की, और फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंचा। वह वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका और सायं 3:30 बजे अपने घर पहुंच गया। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा? इसका उत्तर निकालने के लिए तुम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले तो शुरुआत का समय लिखना है। शुरुआत का समय क्या है? 9 बजे। 9 बजे सुबह उसने अपनी यात्रा की शुरुआत की, ठीक है। उसके बाद हर स्टेप पे उसने जिस जिस वाहन का प्रयोग किया है या पैदल चला है वो कितनी देर चला है, वो टाइम दिया हुआ है उसमें, है ना। एक एक टाइम उसमें जोड़ते जाना है 9 बजे में, समझ आ रहा है ना। इस तरह से आंसर निकलेगा। तो देखें तुम लोग कर पाते हो कि नहीं, फिर हम बताएंगे, ट्राई करो।
दिखा देंगे तो ये देखेंगे कैसे। हाँ, स्टार्टिंग का जो समय था, क्वेश्चन देख लेंगे तुम लोग समझो, है ना। सबसे पहले समय था 9 बजे। क्या था? 9 बजे। 9 बजे के बाद जब वो चला तो 10 मिनट पैदल चला, तो 9 बजे में 10 मिनट जोड़े तो कितना हो गया? 9 बजे में 10 मिनट जोड़े तो 9-10 हो गया। यस। ठीक है। उसके बाद उसने 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा की। 9-10 में 1 घंटा 5 मिनट जोड़ दो, 1 घंटा 5 मिनट। तो 9-10 में 1 घंटा जुड़ा तो 10-10 हो गया। हो गया ना। और 5 मिनट और जुड़ गया तो 10-15 हो गया। ठीक है। तो फिर तुम लिखो 10-15। उसके बाद 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंच गया। 15 मिनट और इसमें जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 10-15 में 15 मिनट जुड़ा तो 10:30 हो गया, तो 10:30 हो गया। उसके बाद वो वहां पे कितनी देर रुका? 3 घंटा 20 मिनट। तो इसमें 3 घंटा 20 मिनट जब तुम जोड़ोगे 3 आवर एंड 20 मिनट, तो कितना मिलेगा? 10:30 में 3 घंटा जोड़ो पहले। 11:30 12:30 1:30 हो गया ना। 1:30 में 20 मिनट जोड़ दो। 1:30 में जब 20 मिनट जोड़ोगे तो 1:50 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा 1:50 आ गया, यानी कि वो अपने चाचा के घर से 1:50 पर निकला। चाचा के घर से 1:50 पर वो निकला और अपने घर पहुंचा 3:30 पे। तो 3:30 उसको ऐड कर देना 1:50 से 3:30 तक पहुंचने में तुमको कितना समय लगेगा? 1:50 से 1 घंटा लो, 2:50 हो गया। हो गया कि नहीं? तो 2:50 से 3:30 तक पहुंचने में 40 मिनट और लगा कि नहीं? बताओ। 1:50 से 1 घंटा, टाइम बताओ। 1:50 से 1 घंटा आगे क्या होगा? 2:50। 2:50 में 10 मिनट और जोड़े तो 3 बज गया, और आधा घंटा और जोड़ा तो 3:30 हो गया। ठीक है। तो हमने 1 घंटा 10 मिनट और 30 मिनट यानी कि 1 घंटा 40 मिनट जोड़ा। ठीक है। तो इसकी वापसी की यात्रा जो है 1 घंटा 40 मिनट में हुई है। 3:30 पे पहुंच गया है, तो 1:50 में कितना जोड़ेगी? 3:30 हो जाए तो आपका होगा 1 घंटा और 40 मिनट। ओके। क्वेश्चन नंबर 44 है, सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना है, आपको निकालना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब मुझे ये बताओ, इन चारों अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? क्या होगी? कोई भी बताए। चारों अंकों से मिला के सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है? जो भी अंक तुमको दिए हैं, कौन कौन से अंक दिए हैं? 4, 2, 0 और 7 4 अंक दिए ना। इन चारों को मिला के कौन सी संख्या ऐसी बन सकती है जो सबसे बड़ी होगी? उससे बड़ी संख्या इन चारों अंकों से ना बन पाए। उसके लिए तुमको क्या करना होता है? सबसे पहले इन चारों अंकों में से सबसे बड़ा अंक लेना है, 7। उसके बाद उससे छोटा अंक 4 हो गया, उससे छोटा अंक 2 हो गया, और सबसे छोटा 0। तो इसको हम किस क्रम में बताएंगे? दिए गए अंकों को हमें किस क्रम में लिख देना है? आरोही या अवरोही? आरोही माने क्या? बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा? थोड़ा दिमाग का यूज करके बोलो। तुमने बोला सबसे पहले 7 आएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0। तो ये बड़े से छोटा है या छोटे से बड़ा है? बड़े से छोटा है। तो बड़े से छोटा जो क्रम होता है उसको हम अवरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। इंग्लिश में उसको डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, या डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे इन चारों अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद हम लिखेंगे इन्हीं चारों अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। वो क्या हो सकती है? सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे? 0 चारों अंक होने चाहिए उसमें, जो संख्या बने वो 4 अंक की होनी चाहिए। बोलो। सबसे बड़ा लिखने के लिए अवरोही क्रम लगाया था, तो सबसे छोटा लिखने के लिए कौन सा क्रम लगाएंगे? आरोही क्रम। क्या लगाएंगे? आरोही क्रम लगाएंगे। लेकिन यदि दिए गए अंकों में एक अंक 0 है तो उस 0 को हम सबसे पहले नंबर पे नहीं रखेंगे। सबसे पहले नंबर पे 0 को नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे? उसको दूसरे स्थान पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? दूसरे स्थान पे रखेंगे। और नंबरों को हम किस क्रम में लगा देंगे? आरोही क्रम, यानी कि छोटे से बड़ा। तो क्या आएगा? नंबर क्या बनेगा? 2047। वेरी गुड। अब हमसे क्या पूछा गया है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर पूछा गया है। अंतर माने
इन दोनों को आपस में अंतर माने क्या होता है? घटाना। अंतर माने तो जो भी बड़ी होगी उस बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे और तब जो नंबर निकलेगा वो तुम्हारा आंसर होगा। और निकाल के बताओ। से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है 7420 और इन्हीं 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या होगी 2047। जैसा मैंने बताया, 0 को कभी पहले स्थान पे नहीं रखते हैं, नहीं तो एक अंक कम हो जाएगा, वो संख्या 3 अंक की हो जाएगी, क्योंकि पहले जो 0 लगा है उसको गिना नहीं जाएगा, है ना। तो इसीलिए अंकों को आरोही क्रम में लगा के और दूसरे स्थान पे 0 हम लगा देते हैं। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे। 10 में से 7 गया 3, 11 में से 4 गया 7 और 3 में से 0 3 और 5, 7 में से हो गया 5, 7 हो गया 5। तो ये हमारा आंसर आ गया सी। समझ आया? तो तुम क्या करोगे, इसके क्वेश्चन नंबर के सामने जो ए बी सी डी लिखा है उसमें कौन सा गोला भरोगे? सी का गोला भरेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 90 का अभाज्य गुणनखंड है। ऑप्शंस दिए हैं ए 9 into 10, B 3 into 6 into 5, C 2 into 3 square into 5 और D है 2 into 3 into 15। तो तुम लोगों को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर्स। क्या निकालना है? यानी कि ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर हो और इनको आपस में गुणा करके 90 आ जाता हो। ठीक है, उसमें कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं नहीं होनी चाहिए उसके गुणनखंडों में। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन लेते हैं तो 9 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या? क्या किसी और पहाड़ी में आता है 9? आता है? किसी और पहाड़ी में तो 3 के पहाड़ी में आ गया, मतलब अभाज्य नहीं है, तो ये यही रिजेक्ट हो गया। 10 भी अभाज्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 3 अभाज्य है 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन क्या 6 अभाज्य संख्या है? नहीं है। 6 किसके पहाड़ी में आती है? 2 के 3 के। ठीक है, अपने और इनके तो आती है। अभाज्य संख्या वही होती है जो खाली अपने और एक के पहाड़े में है, लेकिन उसके अलावा अगर किसी और पहाड़े में आ जा रही है तो वो संख्या भाज्य होगी। तो 6 भाज्य संख्या, 5 अभाज्य है। तो अगर एक भी गुणनखंड भाज्य है तो वो ऑप्शन गलत है। ये है, इसमें क्या है? 2 गुणा 3, 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 3 को 3 से गुणा करना, 6 नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 3 का वर्ग माने 3 गुणा 3। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब देखो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, ये भी 3 है और 5 अभाज्य है ही, है ना। सारे गुणनखंड अभाज्य हो गए। ठीक है, चौथा भी देख लेते हैं। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, लेकिन क्या 15 अभाज्य है? नहीं। 15 किस पहाड़ी में आता है? 3 के, 5 के और खुद के। 3, 5 और खुद के। ठीक है, तो यही एक ऑप्शन है जिसमें सारे गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं। समझ आया कैसे करना है? अगला क्वेश्चन है यदि 9432 भाग 1.25 बराबर 7545.6 हो तो 9.432 भाग 12.5 किसके बराबर है? ऑप्शंस नोट कर लो और आंसर निकालने की कोशिश करो। दशमलव का भाग करने का एक ही तरीका है, जिन भी नंबरों के बीच भाग होना है उनको पहले ऐसे बटा के रूप में लिख लो। 9.432 बटा 12.5। ठीक है, अब देखो उसको बोल जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए तरीका। तुम्हारा तरीका एक ही है, दोनों अगर दशमलव वाली संख्या है, अंश भी और हर भी, यानी भाज्य भी और भाजक भी, तो तुमको पहले इस रूप में लिख के और उसके बाद उसके दशमलव के बाद के अंकों को बराबर कर लेना है। दशमलव के बाद ऊपर वाले में कितने अंक हैं? 3, नीचे वाले में 1। तो इसको 2 0 लगा के हम बराबर कर लेते हैं। तब दशमलव के बाद दोनों में कितने अंक हो गए? 3। कितने हो गए? 3। अब हम इस दशमलव को हटा सकते हैं, तो हमारे पास संख्याएं आ गई 9432 बटा 12500। इसको हम भाग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? 12500 नीचे है तो वो हमारा भाजक होगा और 9432 हमारा भाज्य है। तो भाग देने के टाइम हम सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमको देखना होता है कि भाज्य और भाजक में बराबर अंक है कि नहीं। जो भाज्य होता है अंदर होता है ना, जो अंदर की संख्या होती है भाज्य होती है। अंदर भाज्य के अंक जो होते हैं वो भाजक के अंकों से कम नहीं होने चाहिए। अगर भाज्य में भाजक से कम अंक है तो हम सबसे पहला काम करते हैं उसके अंकों को बराबर करने का। इसमें कितने अंक हैं? 4। क्लास डिस्टर्ब करेगी।
भाज्य में कितने अंक है यहाँ पे? 4 अंक। और भाजक में 5। तो हमको क्या करना है? बराबर करना है। बराबर ऐसे थोड़ी कर लेंगे। उसके लिए हमको जो भागफल होगा उसमें 0 और पॉइंट लगाना होगा, 0 दशमलव। तब हमारा भाज्य में एक स्थान बढ़ जाएगा, एक अंक बढ़ जाएगा, वो होगा 0। ठीक है। अब हम इसको भाग देना शुरू करेंगे। उससे पहले हम चेक करेंगे कि हमको जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें किसी एक ऑप्शन में 0 पॉइंट से शुरुआत हो रही है क्या? तो हम देखते हैं कि एक ही ऑप्शन है जिसमें 0 पॉइंट से शुरुआत हो रही है, तो हमारा आंसर ये भी होना चाहिए, है ना। इसको हम थोड़ा सा आगे 1-2 स्टेप चेक कर लेंगे, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। हम देख लेंगे कि 7 पे आ रहा है ना, तो 12 7 84 होता है ना। 12 का पहाड़ा जानते हो? 84 तो 94 से कम हुआ, लेकिन 12 8 करेंगे तो 96 हो जाएगा, वो 94 से अधिक हो जाएगा। इसलिए 12 7 84 करके हम इसको पूरा भाग देके देखते हैं। 0 0 आ जाएगा, और 7 5 35, और 7 2 14, और 3 17, 7 1 7 1 8। ठीक है। इसका मतलब क्या है? यही ऑप्शन हमारा सही है, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो? किसी भी अन्य ऑप्शन में 0 पॉइंट से शुरुआत नहीं है, इसलिए क्लियर हो जाता है कि यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है 1.1, 1.01, 1.001, 11.01 तथा 111.1001 का योगफल निकालना है आपको। इसमें आपका किस चीज का टेस्ट किया जा रहा है कि आप दशमलव संख्याओं को सही सही लिख के जोड़ सकते हैं कि नहीं, है ना। जब एक के नीचे दूसरी संख्या जोड़ने के लिए लिखी जाती है तो दशमलव संख्याओं को किस तरह से अरेंज करना है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। हमको जोड़ने के लिए आपको क्या आया है बताओ, इसमें ऑप्शन नंबर बताओ। ऑप्शन नंबर 3 है। 3 है। सी। अच्छा हम चेक कर लेते हैं कि सही किए हो कि नहीं। देखो इसको क्या करना है, पहले तो हमको सारी संख्याओं को एक के नीचे दूसरी संख्या, दूसरी के नीचे तीसरी संख्या लिखनी है, और व्यवस्थित करके लिखनी है। कैसे कैसे व्यवस्थित करते हैं? इसमें दशमलव को एक लाइन में रखते हैं। जब तुम लोग पूर्ण संख्या जोड़ते हो तो किसको एक लाइन में रखते हो? इकाई को एक लाइन में, दहाई को एक लाइन में, सैकड़ा को एक लाइन में, ऐसे रखते हो ना। तो इसमें हमको मेन ये ध्यान रखना होता है कि दशमलव एक लाइन में रहे। क्या एक लाइन में रहेगा? दशमलव। तो नीचे वाली संख्या जो होगी 1.01, इसका दशमलव इस दशमलव के नीचे आएगा, तो संख्या कैसे लिखेंगे? 1 तो दशमलव के बाएं, और दाहिने क्या है? 0 और 1, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो पहले अंक के नीचे 0 और खाली जगह पे 1। तीसरा कैसे लिखा जाएगा? 1.001, इसमें एक साथ दाहिनी ओर बढ़ रहा है। ठीक है। हाँ, इसके बाद अगला नंबर हमारा है 0.01, तो 0.01 का पहला 0 इधर, दूसरा 0 इधर और 1 इधर। उसके बाद है 11.01, तो 11 का 1 इधर, 1 इधर, और 0 1 इधर होगा। फिर 111 का इधर लिखाएगा, और 1001 दशमलव के बाद लिखाएगा। अब इसको जब जोड़ा जाता है तो यहाँ 1 आया, ये 0 और ये 1 जुड़ेगा तो 1 आएगा, 0 1 1 0 1 जुड़ेगा तो 3 आएगा, और 1 और 1 जुड़ेगा तो 2 आ गया, और उसके बाद यहाँ पे 5 2 और 1 तो आंसर आ गया 125.2311। ठीक है आयुष, सही निकाला, ये निकाले थे ना। पूर्ण संख्या के जोड़ और दशमलव के जोड़ में संख्याओं को व्यवस्थित करने का जो अंतर होता है वो समझने के लिए हम ये दोनों क्वेश्चन एक साथ दे रहे हैं। तुमको बस ये लिख के दिखाना है कि संख्याओं को ऊपर नीचे कैसे लिखेंगे। अगर सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं तो किस तरह से उनको एक के नीचे दूसरी संख्या व्यवस्थित करेंगे। बीच में लिखो, बीच में लिखो। हाँ चलो, पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद 5 के नीचे इन्होंने लिखा 40, उसके बाद 623, उसके बाद 1542। क्या इस तरह से संख्याओं को जोड़ने के लिए लिखा जाता है? क्या ये सही लिख रहा है? गलत लिख रहा है? कौन बताएगा सही तरीका? आओ नंदिनी आओ, हाँ तुम भी आओ। तुम दोनों एक एक चौक ले लो और इसका बीच में रहने दो। एक लड़की उस तरफ लिखेगी, एक लड़की इस तरफ लिखेगी। देखिए कौन सही लिखता है कि पूर्ण, हाँ तुम वहाँ लिखो, ये इधर लिखेगी। पूर्ण संख्याओं को जोड़ने के लिए संख्याओं को ऊपर नीचे कैसे लिखा जाता है? हट जाओ, जिसने लिख लिया आंसर मत निकालो अभी, बस हम ये देखना चाह रहे हैं कि तुम लोग सही से लिख पा रहे हो कि नहीं। किसका सही है बताओ अब? आंचल का। आंचल का सही है। हाँ। और नंदिनी का गलत है क्या? हाँ। क्यों? नंदिनी का क्यों गलत है?
मैंने उल्टा किया, मतलब सीधा की है, जोड़ने में थोड़ा confusion। क्यों जोड़ने में कंफ्यूजन होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे ही था। दोनों ही सही है, तुम्हारा ही गलत है, आयुष का गलत है। क्यों? क्योंकि हमको इकाई के अंकों को एक लाइन में रखना होता है, दहाई के अंकों को एक लाइन में, फिर सैकड़ा के अंकों को एक लाइन में, ऐसे करके हर स्थान के अंक को एक लाइन में हमको रखना होता है। समझ आया? समझ रहे हो सर? तो नंदिनी ने भी सही किया है, आंचल ने भी सही किया है, बस उन्होंने नंबर ऊपर नीचे लिख दिए हैं। चलो अब आंसर निकाल के बताओ, आंसर निकाल के दोनों बताओ। दोनों का आंसर सेम आया है और सही आया है, ठीक। चलो अब एक बच्चा आएगा, दशमलव के अंकों को एक के नीचे दूसरे और दूसरे के नीचे तीसरे अंक को लिख के दिखाएगा, ठीक है। कौन आएगा? करोगे? आओ आओ अक्षिता, बोलो मत। वेरी गुड, शाबाश अक्षिता। अब इसको जोड़ के बताओ। शाबाश, क्लैप करो इसके लिए, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड क्या होते हैं? अभी बताया मैंने, 1 और वह संख्या स्वयं, है ना। सारे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड 1 और वह संख्या स्वयं। तो इसमें पूछा है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड जो हमेशा होता है वो कौन सी संख्या होगी? उनके गुणनखंड लिख लेते हैं, तब हमको अपने आप पता चल जाएगा। सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे पहला प्राइम नंबर 7। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2। सबसे पहला प्राइम नंबर 2। 1 को प्राइम भी नहीं मानते, कंपोजिट भी नहीं माना जाता, यानी कि 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। क्यों? क्योंकि उसका एक ही गुणनखंड है, वह स्वयं 1 ही 1 का गुणनखंड है, इसीलिए 1 अभाज्य भी नहीं है, भाज्य भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 के गुणनखंड देखते हैं हम। 2 कौन से पार्ट में जाता है? अपने और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 आएगा, है ना। दूसरी अभाज्य संख्या क्या है? 3। दूसरी अभाज्य संख्या 3 किसी और पार्ट में नहीं आती, ये भी 1 में और 3 में आती है। तीसरी अभाज्य संख्या है 5 भी 1 में आती है और 5 में आती है। 7 इसके बाद है 7 भी 1 में आएगी और 7 में आएगी। उसके बाद है 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या? 11 जो होती है 11 भी 1 में आएगी और 11 में आएगी। उसके बाद 13 1 में आएगी और 13 में आएगी। अब इन सब में देखो, इन सब के ये गुणनखंड है, ये क्या है? गुणनखंड, ठीक है। तो इन सब के गुणनखंड में देखो कौन सा नंबर है जो सब में है? कौन सा नंबर है जो सबके गुणनखंडों में है? 1 है ना। yes. इसका भी एक गुणनखंड 1 है, इसका भी गुणनखंड 1 है, इसका भी और सबका, सारी अभाज्य संख्याओं का एक गुणनखंड हमेशा 1 रहता है। तो आंसर क्या आ गया? 1। आंसर क्या है? 1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य क्या होगा? ऑप्शंस हैं ए 843, बी 483, सी 9 और डी 1393। भाजक गुणा भागफल बराबर भाज्य माइनस शेष, ठीक है। तो जब हम इस तरह से भाग देते हैं, इस तरह से, तो भाजक कहाँ रहता है? भाजक कहाँ रहता है? इस चिन्ह के अंदर रहता है कि इधर रहता है, कि इधर रहता है कि नीचे रहता है? भाजक कहाँ रहता है? नहीं मालूम?
बाहर इधर रहता है, भाजक यहाँ रहता है, भाजक कहाँ रहता है, सुन लो समझ लो पहले, अंदर क्या रहता है, अंदर क्या रहता है, इसके अंदर भागफल लिखते हो क्या, बोलो, भाज्य रहता है, क्या रहता है, और जो हम ऊपर या फिर इधर लिखते हैं वो क्या होता है, ऊपर या फिर दाहिने लिखते हैं वो होता है भागफल, क्या होता है, और ये भाग जब समाप्त हो जाता है, सारे अंक ले लिए जाते हैं, तो नीचे जो बच जाता है वो होता है शेषफल। तुमको एकदम बेसिक चीजें बता रही हूँ मैं ना, भाजक से भाज्य को भाग देंगे तो भागफल आएगा और शेषफल आएगा, ठीक है। तो तुमको क्या क्या इसमें दिया है क्वेश्चन में, भाजक 51 है, यानी कि तुम्हारा 51 कहाँ लिखा जाएगा, बाहर लिखा जाएगा ना, और भागफल 16 है तो 16 इधर लिख देते हैं, शेष तुम्हारा 27 है तो 27 तुम्हारा नीचे आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ तुम्हारा भाज्य है जो तुमको निकालना है, जो तुमको निकालना है, तो इसका रिलेशन क्या होता है, इससे जब हम इसका गुणा करेंगे, ठीक है, इस संख्या से इस संख्या का जब गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, ये बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए ना, यस मैम, और बीच वाली संख्या में इतना अधिक है, 27 अधिक है, तो हम इसमें से जब घटा देंगे तो हमें भाज्य मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूले में करते हैं ना, ए है, देख लेते हैं, हमको भाज्य निकालना है तो हम भाज्य को अलग रखेंगे और इसको इधर ले आएंगे, भाज्य पर भागफल को गुणा कर लेंगे, 51 और 16 का गुणा किया, और भाज्य को हमने x मान लिया, माइनस शेष कितना है 27, तो 16 का 51 से गुणा किया तो क्या आएगा, 16 एकम 16 का 6 हासिल 1, 16 बचे 16 का मिल जी 80, तो 80 में एक जुड़ा 81, कितना हो गया, ठीक है। और यहाँ है बराबर x माइनस 27, तो x को हमें निकालना है, x हमको निकालना है, तो माइनस 27 को हम बाएं ले जाएंगे, बराबर के चिन्ह के बाएं, तो इसमें माइनस का चिन्ह है, तो जब ये बाएं जाएगा तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो इसको हम 816 में प्लस कर लेंगे, और यही हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, कितना आया, इसको जोड़े तो 6 में 7 जोड़े 13 3 1 कैरी है ना, 2 1 3 और 1 4, आंसर आ गया 843। अगला क्वेश्चन है 3 प्लस 3 बाई 100 प्लस 3 बाई 1000 प्लस 3 बाई 10 लाख के बराबर दशमलव संख्या है। ऑप्शन ए 3.030333, ऑप्शन बी 3.033003, ऑप्शन सी 3.003303 और ऑप्शन डी 3.030303। इन भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे कि दशमलव संख्या ये आएगी। क्वेश्चन भिन्न के रूप में दिए हैं, इनको हमें दशमलव में बदल के तब जोड़ना है, ठीक है, या फिर जोड़ के भी दशमलव में बदल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान यही होगा कि आप पहले सबको दशमलव में बदलो, उसके बाद आप सबको जोड़ दो। संख्या होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या या होल नंबर, ये दशमलव में नहीं दी है, तो ये दशमलव की कहाँ आएगी, दाहिने की बाएं, बाएं आएगी ना, दशमलव के बाएं, दशमलव के, ठीक है। उसके बाद इसको हमें दशमलव में बदलना, 3/100, 3/100 को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा, पहले तो हम 3 लिखते हैं, उसके बाद हमको देख लो, इधर देख लो, समझ लो, जब भी किसी संख्या, ऐसी संख्या को दशमलव में बदलना है जिसके हर में 1 और 0 है, 1 के बाद कितने भी 0, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या जैसे दी है उसको पहले लिख लेना है ना, अगर ऊपर कोई दशमलव नहीं है पहले से तो वैसे ही लिख लिया, और उसके बाद नीचे देखना है कि 1 के दाहिने कितने 0 लगे, कितने 0 लगे, 2, उतने ही अंक गिन के आपको ऊपर वाली संख्या के बाएं तरफ बढ़ना है, हमें 2 स्थान बाएं की तरफ जाना है, ठीक है, तो ये पहला स्थान होगा और बाएं एक और अंक 0 बढ़ाएंगे हम, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं था, ठीक है, उसके बाद हम बाएं तरफ दशमलव लगा देंगे और यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है, तो 3/100 को हम लिख सकते हैं 0.03 के रूप में, समझ आ रहा है। इसी तरह से 3/1000 को अगर हमें बदलना है, इसको किसमें बदलेंगे, ऊपर 3 लिखेंगे और नीचे 1 के दाहिने 0 गिनेंगे, कितने 0 हैं, 3 0, तो
3 को गिनते हुए हम बाएं तरफ जाएंगे और 3 अंक लिख डालेंगे और कोई अंक नहीं दिया, 0 बढ़ाना है हमको बस, है ना। तो 3 के बाएं 1 0 हुआ तो 2 अंक हो गए, एक और 0 हुआ तो 3 अंक हो गए। उसके बाद हम दशमलव लगाएंगे और फिर 0 लिख देंगे। लास्ट है हमारा 3/10 लाख। 10 लाख में कितने 0 होते हैं? 6 0 है। तो हमको क्या करना है? 3 लिख के उसके बाएं कितने 0 लगाने हैं? 3 के बाएं 6। यहाँ नीचे 3 0 है तो 3 के बाएं 2 0 लगे, है ना। यहाँ 2 0 है तो 3 के बाएं 1 0 लगा, यानी कि 1 0 कम लगा, है ना। तो यहाँ 6 0 है तो 3 के बाएं 5 0 लगेंगे, है ना, क्योंकि एक अंक तो 3 ही हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट और 0। तो ये हमारा हो जाएगा इन तीनों का दशमलव रूप। अब इन तीनों को हम 3 में जोड़ेंगे। तो 3 में कैसे जोड़ेंगे? 3 तो पूर्ण संख्या है, तो दशमलव की बाएं लगेगी। उसके नीचे हम लिखेंगे 0.03। यहाँ चाहे तो पॉइंट लगा के 0 0 लगा सकते हैं। ये वाला लिखेंगे 0.003 और वो वाला हम लिखेंगे इसके नीचे 0. कितने 0? 5 0। उसके बाद भी आएगा। इन सबको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा? कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ? ऑप्शन नंबर बी। डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ 3 आएगा ना, फिर 0 0 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 0 0 3। उसके बाद इसके बाद फिर ये 3 है, ये 3 आ गया, फिर 0 है, 0 हो गया, फिर 3 है, 3 हो गया, ठीक है।